राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की अनवरत कक्षाओं के अंतर्गत आज हम स्वतंत्रता और समानता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 जो चैप्टर थे उनके वीडियोस अपलोड कर दिए गए और आज ये खंड ए यानी प्रथम इकाई समाप्त हो जाएगी, जिसमें से 10 अंकों के प्रश्न आपके बोर्ड पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पूर्व थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अपने यहाँ से 4 विषयों की जो अनवरत कक्षाएँ हैं यानी अंग्रेजी 10वीं 12वीं और हिंदी अनिवार्य 12th क्लास, हिंदी साहित्य 12th क्लास, राजनीति विज्ञान 12th क्लास की जो कक्षाएँ अपलोड की जाती है वो अनवरत अपलोड की जा रही है। आप वीडियो के अंत में जो नंबर दिए गए हैं या जैसे ये जो नंबर दिए जा रहे हैं आपको यानी 96108295 इन पर आपके ग्रुप भी बनाया गया है और उस ग्रुप के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 9610208295 पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले हम स्वतंत्रता का अर्थ जानते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है लिबर्टी, यानी लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव अथवा मुक्ति। स्वतंत्रता वह संकल्पना है जो समस्त लोकतांत्रिक नियमों के मूल में निवास करती है। लिबर्टी तथा फ्रीडम, जिन्हें हिंदी भाषा में स्वतंत्रता कहा गया है, शब्दों के अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। लिबर्टी का और फ्रीडम दोनों का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। विस्तृत रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, एक आंदोलन है। स्वतंत्रता की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। देखिए, पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं? पैट्रिक हेनरी कहते हैं कि स्वतंत्रता, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। स्वतंत्रता के बारे में इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की पराकाष्ठा बताते हैं ये कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में भी और आज भी भारत के कोने कोने में लोगों का कंठहार बन गया था। अर्थात लोग वो हर जगह इस नारे का इस्तेमाल किया करते थे। बर्लिन क्या कहते हैं? बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता तब बढ़ जाती है जब संप्रभुता सही हाथों में होती है। अर्थात जब संप्रभु व्यक्ति है वो अच्छे होते हैं तो वहाँ पर की जनता जो होती है उसे अच्छी स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की का दायरा बढ़ जाता है, लोग स्वतंत्र होते हैं। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि स्वतंत्रता कुछ करने का अधिकार है और वो क्या, वह है कुछ जिसकी आज्ञा कानून देता हो, अर्थात कानून के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करना, ये मॉन्टेस्क्यू का विचार है। उसके बाद बेकुनिन क्या कहते हैं? देखिए, बेकुनिन कहते हैं कि जहां राज्य आरंभ होता है वहां स्वतंत्रता समाप्त होती है। उनका कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता वही होती है जहां पर राज्य नहीं होता है और जहां स्वतंत्रता आरंभ होती है वहां पर राज्य समाप्त हो जाता है। यानी या तो स्वतंत्रता नहीं होती या राज्य नहीं होता, और राज्य होता है तो वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। हेनरी एडम्स क्या कहते हैं? देखिए, हेनरी एडम्स कहते हैं कि निरंकुश स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता वो है जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं हो और दायित्व प्रतिबंध होते हैं। अतः आदर्श रूप में स्वतंत्र व्यक्ति अपने प्रति उत्तरदायी होता है। यानी स्वतंत्र व्यक्ति होता है वो अपने स्वयं के प्रति उत्तरदायी भी होता है, वो गलत काम भी नहीं करता है। इजा बर्लिन कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है जंजीरों के तथा दासता से मुक्ति। यानी किसी प्रकार की कोई जंजीर नहीं हो, इस प्रकार की कोई कैद ना हो, इस प्रकार व्यक्ति से कोई दास्ता नहीं करवाई जाए। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है जंजीरों के तथा दास्ता से मुक्ति। स्वतंत्रता के प्रकार यानी स्वतंत्रता के जो विचार है वो 2 तरह के हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। आइए देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता में देखिए, यह वह स्थिति है जिसमें बंधन नहीं होता है और इसे मानने वाले विचारक लिबर्टी को अधिक महत्व देते हैं, जिसका अर्थ होता है बंधनों का नहीं होना। नकारात्मक वाले मानते हैं कि किसी प्रकार का कोई बंधन तो होना ही नहीं चाहिए।
और नकारात्मक पक्ष का जो समर्थन करने वाले वो है लोक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, स्पेंसर और जे.एस. मिल। जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। स्पेंसर का एक जो पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, यानी मानव बनाम राज्य, में राज्य को मानव स्वतंत्रता का विरोधी माना। उन्होंने कहा है कि जब राज्य होगा तो वहाँ पर मानव स्वतंत्र नहीं होगा, यानी उसके लिए बंधन होंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या, देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं: प्रतिबंधों का अभाव, राज्य के कार्यक्षेत्र विस्तार के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित, यहाँ तक कि समाप्ति भी हो जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता वाला मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। कम से कम शासन करने वाली सरकार, यानी सरकार के हस्तक्षेप बहुत कम हो, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हो। मानव हित में खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति जितना चाहे उतना विकास कर सके। सरकारी संरक्षण व्यक्ति हित में ठीक नहीं होता, यानी इनका कहने का अर्थ है कि प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उन पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करें। नकारात्मक वाले ये मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले मानते हैं कि मनुष्य अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण करे और उसके विकास के साथ साथ नागरिकों के लिए भी परिस्थितियां गढ़ सके। इसके समर्थक है हिगल, ग्रीन, बोसांके, बारकर, लोस्की, मैकफर्सन, स्पेंसर, ये इनके समर्थक हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के, यानी ये राज्य के पक्ष में है। नकारात्मक वाले ये चाहते हैं कि राज्य नहीं हो, सकारात्मक वाले चाहते हैं कि राज्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा होती है, यदि वे इस दौरान अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। सकारात्मक वाले ये मानते हैं बहुत अच्छी बात है। दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हुए यदि व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो अच्छी बात है। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक इस धारणा को ब्रह्ममूलक मानते हैं कि मनुष्य एक स्वायत्त इकाई है, अर्थात मनुष्य स्वयं कुछ कर सकता है, उसका अध्ययन समाज से विलग होकर भी हो सकता है, ये सही नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानते हैं। वो कहते हैं कि जहां मानव बहक जाता है, मानव जब गलत करता है तो वहां पर राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। इन विचारकों ने समुदाय के हित को व्यक्ति के हित से ऊपर माना है। समुदाय यानी एक समुदाय के लिए एक व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। कांट कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई कार्य करता है वे स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अपनी इच्छानुसार जो काम करता है वो स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निम्न प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उसकी प्रत्येक व्यक्ति की जो निम्न प्रवृत्तियां होती है उन पर वो नियंत्रण नहीं रख पाता, जिससे व्यक्ति है वो बेकाबू हो जाता है और प्रकृति के विरुद्ध ही कुछ करने शुरू कर देता है। लोस्की कहता है कि स्वतंत्रता को सकारात्मक मानता है, जिसका अर्थ है उचित अवसरों की उपस्थिति। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, अभाव नहीं बल्कि उचित प्रतिबंधों का साथ होना चाहिए। उचित प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये और वो मानते हैं कि प्रतिबंध बिल्कुल नहीं हो। समाज और व्यक्ति के हित परस्पर पूरक है। उनका कहना है कि व्यक्ति के हित सर्वोपरि है, जबकि ये कहते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों का हित पूरक है, अर्थात व्यक्ति का हित ही समाज का हित है, समाज का हित ही व्यक्ति का हित है। राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। व्यक्ति यानी राज्य बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। पहले दूसरों की हम स्वतंत्रता को नहीं छीने, उसके पश्चात हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि एक तरफ हमारे कर्तव्य होने चाहिए, दूसरी तरफ हमें अधिकार प्राप्त होने चाहिए। पूंजीपति और मजदूरों को अपने हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। पूंजीपति वर्ग में और अर्थात पूंजीपतियों को चाहिए कि मजदूरों का संरक्षण करें और मजदूरों को चाहिए कि पूंजीपतियों का सहयोग करें। स्वतंत्रता के प्रकार देखिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वह रूप जो किसी मनुष्य या मानवीय संस्था से प्राप्त होकर प्रकृति प्रदत्त हो। प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य के जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं भी हस्तांतरण नहीं कर सकता। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, अर्थात जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति
समाज, राज्य और स्वयं की नैतिकताओं इनके बंधन में जकड़ जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वयं से संबंधित निर्णय करने का पूर्ण अधिकार और अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है, अर्थात व्यक्ति की शैली क्या है, स्वभाव क्या है, उससे संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे समाज पर पड़ना आरंभ हो जाता है तो नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव समाज पर पड़ता है तो वो स्वतंत्रता नियंत्रित भी होनी चाहिए, मर्यादित स्वतंत्रता होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता देखिए, नागरिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और समाज द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है राजनीतिक स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत नागरिक राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार व्यक्ति को होता है। जैसे गिलक्रिस्ट क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का पर्यायवाची माना है। गिलक्रिस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को, यानी लोकतांत्रिक देश जहाँ पे है तो वहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है, अन्यथा वह लोकतंत्र नहीं है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मतदान, चुनाव, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार रखता है। इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर विषमता एवं बिल्कुल न्यूनतम हो, विषमताएं बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का अंतर हो, और शोषण का दायरा भी न्यूनतम होना चाहिए। वहीं पर आर्थिक स्वतंत्रता सारगर्भित होती है। आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, समुचित अवसर है वो प्राप्त होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय में आस्था रखने की छूट। व्यक्ति किसी भी धर्म की में आस्था रख सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म में जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है व्यक्ति अपने रीति रिवाज, पूजा, अन्य रस्म रिवाज का प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता हो। यानी व्यक्ति की जैसे संस्कृति है, रीति रिवाज है, पूजा है, उनका वो प्रचार कर सके, उनका पालन कर सके, वो धार्मिक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता देखिए, नैतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने अंतःकरण और नैतिक गुणों से प्रभावित होकर काम करे। नैतिक स्वतंत्रता वहाँ पे होती है जहाँ पर व्यक्ति को गलत काम करना अच्छा नहीं लगता, अपने नैतिकता से प्रभावित होकर के और वो काम करता है। जैसे स्वार्थ, लोभ, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं का अभाव। जैसे स्वार्थ नहीं हो, लोभ नहीं हो, घृणा नहीं हो, दुर्भाव नहीं हो, ये चारित्रिक दुर्बलताएं नहीं हो तो वहाँ पर नैतिक स्वतंत्रता होती है। सामाजिक स्वतंत्रता देखिए, मनुष्य या समाज द्वारा जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर प्राप्त स्वतंत्रता, अर्थात इनके आधार पर भेदभाव न किया जाना सामाजिक स्वतंत्रता कहलाता है। जब व्यक्ति के साथ समाज में जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर समाज में कोई समानता, स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तभी वो सामाजिक स्वतंत्रता होती है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो इसी का समर्थक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, विदेशों के आदेश पालन से मुक्ति या किसी विदेशी शासन व्यवस्था का हस्तक्षेप नहीं हो तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जैसे 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। हमारा देश एक अंग्रेजों का उपनिवेश मात्र था, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं वो गौण हो जाती है, क्योंकि जब राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं है तो वहाँ के रहने वाले नागरिक स्वतः ही परतंत्र है। अतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं में महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता होने के पश्चात देश के नागरिक या देश के जो प्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि है, वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता निर्धारित करते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता जिसमें रक्षा की पूर्ण गारंटी होती है, वो संवैधानिक स्वतंत्रता होती है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता में शासन भी कटौती नहीं कर सकता। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? देखिए, ये प्रश्न आ सकता है। व्यक्तियों की जागरूकता, व्यक्ति जागरूक होते हैं, व्यक्तियों में अंधानुकरण
या जैसे मान लो कही हुई बात को तर्क के आधार पर सोचना, वो जागरूक व्यक्ति होते हैं। नागरिकों में निडरता और साहस होना चाहिए। अन्याय से नहीं डरने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थापना कर सकते हैं। सामाजिक लोकतांत्रिक भावनाएं, समाज में समानता की भावना ये होनी चाहिए, लोकतांत्रिक भावनाएं होनी चाहिए। वर्ग विशेष को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी विशेष वर्ग को ये नहीं कि ये सबसे उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, इस प्रकार की भावनाएं स्वतंत्रता के लिए बाधक हैं। निष्पक्ष वैधानिक शासन होना चाहिए, जिस देश में निष्पक्ष रूप से और संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार जो शासन व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता है वो कायम हो सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का अर्थ होता है जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। सरकार द्वारा जो काम किए जाते हैं, सरकार अगर गलत काम कर रही है तो उनका भी वो भंडाफोड़ कर सके। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। जनमत जो है, व्यक्ति जो अपने वोट देता है वो निष्पक्ष रूप से दें। समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका है वो सरकार द्वारा प्रतिबंधित या सरकार के अधीन नहीं हो। न्यायपालिका न्याय देने में स्वतंत्र हो, तभी जाकर के एक अच्छी स्वतंत्रता कायम हो सकती है। स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, देखिए। एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। जब जिस देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अशिक्षा, अशिक्षा यानी जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वह कानून को पढ़ नहीं पाएगा और जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को जान नहीं सकेगा, तर्क पर सोच नहीं सकेगा, इसलिए अशिक्षा भी इसमें एक बाधक है। गरीबी और संसाधनों का अभाव, जब देश में गरीबी होती है तो वहाँ पर व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं सोच सकता, वह अपने पेट पालने के बारे में सोचता है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, जब न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होती है तो वहाँ पर स्वतंत्रता कभी कायम नहीं हो सकती। संविधान कानून के प्रति सम्मान का अभाव, संविधान और कानूनों के प्रति जब सम्मान नहीं होता है तो वहाँ देश में स्वतंत्रता नहीं होती। अराजकता का वातावरण होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह जैसे निर्बल पर अपना शासन स्थापित कर सकता है, तो ऐसे देश या समाज में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण, सरकार, कार्यपालिका अंतर्गत हम ये ले सकते हैं सरकार जो है वो अपना मनमाना आदेश या फरमान जारी करता है, मनमाने आचरण जारी करते हैं, तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती। राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवाद, जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हो, देश के विरोधी लोग रहते हों, अर्थात अपने देश के बारे में नहीं सोच करके स्वयं के बारे में या देश को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है समानता, इक्वेलिटी। समानता की मांग हमेशा से प्रचलित विषमताओं के विरुद्ध नारे के रूप में रही है। यानी जो हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं प्रचलित होती है और उन व्यवस्थाओं में कोई विषमताएं रहती है, कमियां रहती है, तो उनके विरुद्ध समानता का नारा बुलंद होता है। समानता की अवधारणा विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध अस्तित्व में आई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान ही उत्पन्न किया है, प्रकृति ने तो सभी को समान बनाया है। पश्चिम में प्राचीन यूनानी और रोमन व्यवस्थाएं मूलतः विषमता की मूलक थी, यानी पश्चिमी सभ्यता और यूनानी सभ्यता में ये विषमताएं अधिक देखी गई। समानता की बात भी नागरिकों के विशेष वर्ग के लिए होती थी, यानी वहाँ पर समानता का अर्थ होता था कि वर्ग विशेष की समानता। समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग जिसमें दास होते थे, औरतें होती थी, बच्चे होते थे, वो इस सिद्धांत में नहीं आते थे। यानी रोमन और यूनानी और प्राचीन सभ्यता में क्या कहा जाता था कि दास, औरतें और बच्चे जो है वो समानता के हकदार नहीं है। वास्तविक समानता की मांग आधुनिक युग की मांग है और मानव अधिकार घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। जब व्यक्ति समान है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए। समानता का अर्थ क्या है, देखिए। समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कि मैं हूँ, या अपना स्वयं का विकास करने के लिए जो समान अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ समानता होती है। उदारवादी व्यवस्था क्या मानती है? अवसर की समानता। उदारवादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। समाजवादी कहते हैं फल की समानता। समाजवादी कहते हैं कि जैसे मान लो समाज में उत्पन्न जितने भी जो चीज़ें हैं उन पर चाहे किसी ने कितना ही काम किया हो, लेकिन
फल जो है वो प्रत्येक को बराबर मिलना चाहिए। उदारवादी कहते हैं कि अवसर समान रूप से मिलने चाहिए, जिससे जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा वह व्यक्ति ज़्यादा उन्नत होगा। समानता के बारे में विद्वानों के विचार। लोस्की क्या कहते हैं? लोस्की कहते हैं कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के कारण प्राप्त होता है, वही समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। डायसी कहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान है, सभी के लिए सभी कानून समान हो, प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक अनैतिक कार्यों के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो। ये दोनों समानता के बारे में कहते हैं। समानता के प्रकार। नागरिक समानता। नागरिक समानता में देखिए, राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए, जिससे आम नागरिक के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम रहे। जब समानता का अधिकार नहीं होगा, समान रूप से कार्य विभाजन या कर्तव्य नहीं होगा, तो वहाँ पर व्यक्ति का विश्वास है वो राज्य से उठ जाएगा। और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र का आधार है। राजनीति में जब लोगों को समानता होती है तो वहाँ पर प्रजातंत्र अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान, निर्वाचन, कानून निर्माण में समानता देना राजनीतिक समानता है। देखिए, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में है सामाजिक दृष्टि से जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना, समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त होना। प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए मनुष्य को समान मानना, यानी प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। इस सिद्धांत का यह आधार है। इस अवधारणा के प्रतिपादक कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मानवों को समान बनाया है। इस मत में अनेक विभिन्नताएं भी। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रकृति से सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य के गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही भी है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता समानताओं को आधार देने वाली समानता, अर्थात अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों में समान वितरण। आर्थिक समानता के अभाव में अन्य समानताएं निरर्थक होती है। इस समानता का अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान शुभ अवसर प्राप्त करना, प्रदान करना। सांस्कृतिक समानता यानी संस्कृति से संबंध। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग को समानता प्रदान करना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग को दबाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के हितों के समान कानून बनने चाहिए। व्यक्ति या संप्रदाय को अपनी संस्कृति, भाषा, नीति एवं सामाजिक परिवेश के संरक्षण में के समुचित अवसर प्रदान करना। व्यक्ति अपनी संस्कृति, भाषा, नीति, समाज, परिवेश का प्रचार प्रसार कर सकता है, उनका पालन कर सकता है। ऐसी सांस्कृतिक समानता होती है। कानूनी समानता। कानूनी समानता के बल पर ही प्रजातंत्र में सामाजिक राजनीतिक विषमताओं का उन्मूलन किया जा सकता है। अगर कानून होंगे तो यदि कहीं समाज में, राजनीति में या अर्थव्यवस्था में कहीं पर भी विषमताएं देखी जाती है तो कानून के आधार पर उनका उन्मूलन किया जा सकता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। सभी के लिए समान कानून व्यवस्था कानूनी समानता के आधार पर ही की जा सकती है। अवसर की समानता। राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना नागरिकों को अपने विकास के समुचित अवसर प्रदान करना है। जैसे किसी भी व्यक्ति को धर्म या लिंग के आधार पर अवसर से वंचित नहीं करना, नस्ल के आधार पर किसी को वंचित नहीं करना। अपने भारतीय संविधान में तो अवसर की समानता के जो अनुच्छेद है वो दिए गए हैं। शिक्षा की समानता। व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। किसी भी भेदभाव के बिना नागरिकों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना। अत्यंत पिछड़े वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उचित सुविधाएं प्रदान करना। स्वतंत्रता और समानता में परस्पर संबंध क्या है? अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहली विचारधारा है, दो तरह की विचारधारा है कि एक तो है कि स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी है। लॉर्ड एक्टन स्वीकार करते हैं कि समानता के अवैध से स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है, यानी हम जब समानता को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्रता है वो कुचल जाती है। उनके अनुसार असमानता तो प्रकृति में भी निहित है, अर्थात जब प्रकृति में सब लोग समान नहीं है तो हम व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं, कैसे समानता दे सकते हैं। अतः योग्य अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। एक व्यक्ति अधिक योग्य है, एक व्यक्ति कम योग्य है, तो उन व्यक्तियों में तो भिन्नता रहेगी, इनका ये मानना है। समानता स्वतंत्रता परस्पर पूरक है, दूसरा विचार है। इसमें रूसो कहते हैं, यानी इस विचार के समर्थक है रूसो, पोलार्ड, महात्मा गांधी और हर्बर्ट डेल।
रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। और महात्मा गांधी ने कहा है, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। यानी नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का विकास भी होना चाहिए। हर्बर्ट डीन क्या कहते हैं? हर्बर्ट डीन ने कहा है कि स्वतंत्रता समानता में निहित है और समानता स्वतंत्रता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, और न ही ये एक दूसरे से पृथक है। स्वतंत्रता और समानता दोनों परस्पर पूरक है, दोनों एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। यानी एक ही आदर्श है स्वतंत्रता और समानता, उन दोनों के तथ्य हैं समानता और स्वतंत्रता। ये था आपका पाठ, यानी पाठ जो प्रथम इकाई है वो आज समाप्त हुई, जिसमें से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी अधिकाधिक भेजें। जय हिंद, जय भारत।